देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका है भारत का महान्यायवादी। क्लियर है? ठीक है, भारत का न्यायवादी जो आपका आर्टिकल 76 में है। तो भारत का महान्यायवादी क्या होता है? पहला क्वेश्चन, तो ये आपका सर्वोच्च अधिकारी होता है। भारत सरकार का सर्वोच्च अधिकारी होता है। किस रिस्पेक्ट में? विधि के रिस्पेक्ट में, यानी सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। इसको काम करने के लिए, इसकी सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल की बात करते हैं। इसको काम करने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल मिलता है और दो अतिरिक्त जो है सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, एक सॉलिसिटर जनरल जो मेन होता है, उसके बाद दो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मिलते हैं। तो सॉलिसिटर जनरल जो है वो आपका संविधान में ये व्यवस्था नहीं है, ये सरकार की व्यवस्था है। जब सरकार आती है तो सरकार जो है सॉलिसिटर जनरल बनाती है, लेकिन जब आपका महान्यायवादी आएगा तो महान्यायवादी के बारे में संविधान में व्यवस्था की गई। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सॉलिसिटर जनरल और महान्यायवादी में क्या अंतर है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो महान्यायवादी होता है ये संवैधानिक पद है और ये सरकार द्वारा सृजित पद है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सरकार द्वारा सृजित है सॉलिसिटर जनरल। तो एक क्वेश्चन आपसे यहाँ बन सकता है कि सॉलिसिटर जनरल एक्चुअल में होते क्या हैं? तो सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं वो कानूनी सलाहकार होते हैं। क्लियर है? ये कानूनी सलाहकार होते हैं। एक प्रकार से महान्यायवादी कह सकते हैं। महान्यायवादी की जब बात करते हैं तो एक प्रकार से ये सरकार का क्या होता है? वकील होता है। ये सरकार का क्या होता है? वकील होता है। अब देखिए यहाँ से हम बात समझते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये इसका काम क्या है? ये सरकार के जो मामले होते हैं, ठीक है, जो भारत सरकार के जो विधिक मामले होते हैं उसमें ये सलाह देता है। ठीक है, इसका जो काम है, जो भारत सरकार के विधिक मामले होते हैं उसमें ये क्या करता है? सलाह देता है। ठीक है, यहाँ से ध्यान दीजिए, इसमें ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का जो है क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है, नेतृत्व करता है। यानी विधिक रूप से कोई भी काम होगा भारत सरकार का, उसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? उसका प्रतिनिधित्व आपका महान्यायवादी करेगा। क्लियर है? अब देखिए इसकी जो नियुक्ति है वो आपका 76 आर्टिकल 76। तो महान्यायवादी किस आर्टिकल में है? तो आपका 76 में है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि नियुक्ति का जो पैरा है वो आपका 76(1) में है, तो 76(1) में है तो 76(1) के अनुसार जो है राष्ट्रपति जो है इसको क्या करता है? नियुक्त करता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि बताइए महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो आप आंसर देंगे कौन सा? राष्ट्रपति करता है। लेकिन कंडीशन भी आप यहाँ से याद रखेंगे, मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। किसकी सलाह पर करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। ये मेन पॉइंट है। तो नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। क्लियर है? अब चलते हैं इसके कार्यकाल की बात करते हैं, कितने साल के लिए इसको नियुक्त किया जाता है। तो देखिए संविधान में ध्यान दीजिएगा, संविधान में इसके कार्यकाल के बारे में, संविधान में इसके कार्यकाल के बारे में कुछ स्पष्ट लिखा नहीं है। इसका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है। तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। तो राष्ट्रपति जब इसको चाहे हटा सकता है, या राष्ट्रपति को ये इस्तीफा देकर, त्याग पत्र देकर, जिसको बोलते हैं त्याग पत्र देकर स्वयं उस पद से हट सकता है। क्लियर है? लेकिन अभी जो परंपरा चली आ रही है ना, अगर मंत्रिपरिषद ने अपना त्याग पत्र दे दिया है, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, अगर मंत्रिपरिषद ने अपना त्याग पत्र दे दिया है तो इन लोगों को भी क्या होता है, जो आपके ये हैं महान्यायवादी हैं, इनको भी क्या होता है? इनको भी त्याग पत्र देना होता है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि किसकी सलाह पर बने हुए हैं? मंत्रिपरिषद की सलाह पर बने हुए हैं। तो परंपरा ये है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कार्यकाल क्या है, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। यहाँ तक बात समझ में। वेतन की बात करते हैं, इनका कोई निर्धारित वेतन नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा जो निर्धारित होता है उन्हीं पारिश्रमिक को दिया जाता है। तो इसका कोई फिक्स वेतन नहीं है। क्लियर है? राष्ट्रपति इनके वेतन को फिक्स करता है, बताता है, उसी के अकॉर्डिंग इनको पारिश्रमिक मिलती है। क्लियर है? अब देखिए कौन बन सकता है महान्यायवादी, कौन बन सकता है, इसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो देखिए जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की जिसके पास योग्यता होगी, जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता होती है, वही योग्यता आपकी यहाँ पर महान्यायवादी बनने के लिए चाहिए आपको। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में आपका 124(3) में है, न्यायाधीश बनने की जो योग्यता है 124(3) में है। तो देखिए पहली चीज कंडीशन की वो 5 साल तक किसी भी, ठीक है, किसी भी उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में या न्यायालय में 5 साल तक जज रहा हो, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट या न्यायालय में वो जज रहा हो। या दूसरी
10 साल तक उसने वकालत किया हो, यानी उसके पास या तो कम से कम 10 साल का वकालत का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो उसको जो है क्या कहते हैं न्यायाधीश के रूप में, ठीक है, जो आपके सुप्रीम कोर्ट से नीचे के अधीनस्थ के न्यायालय 5 साल का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए देखिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से ये बात समझ में आ गई कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जो बनने की योग्यता होगी, वही योग्यता किसके पास होनी चाहिए, वही योग्यता जो होती है वो योग्यता होनी चाहिए किसके पास, न्यायवादी जो बनने का जो है क्या कहते हैं क्राइटेरिया है वही है आपका। चलिए अब देखिए यहाँ से इसके क्या अधिकार हैं और क्या कर्तव्य हैं। तो देख लीजिए इसके अधिकार क्या क्या हैं, क्या क्या कर्तव्य हैं। 143 अनुच्छेद 143 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकता है, सलाह ले सकता है। तो सलाह जब लेता है तो उस समय भारत सरकार का जो नेतृत्व करता है ना, वो महान्यायवादी होता है। तो राष्ट्रपति जो है उस समय विधि के लिए भारत सरकार का जो विधिक नेतृत्व करना होता है वो नियुक्त कर देता है किसको, महान्यायवादी को। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित मामलों में विधिक सलाह, इसका जो काम है, राष्ट्रपति ने जो विधिक मामला है जिसको निर्देशित किया है उसमें ये विधिक सलाह देगा। क्लियर है। अब देखिए इसको भारत के सभी जो न्यायालय हैं, ठीक है, हाई कोर्ट जो आपके हैं, सभी उच्च न्यायालयों में इसको सुनवाई का अधिकार है। क्लियर है। भारत के सभी उच्च न्यायालयों में इसको सुनवाई का अधिकार है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। आर्टिकल 88 के तहत इसको जो पावर है वो संसद के दोनों सदन में, यानी राज्यसभा या लोकसभा, ये राज्यसभा या लोकसभा दोनों में बोल सकता है, किसी में भी बोल सकता है, या साथ में अगर संयुक्त बैठक हो रही हो बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन यही बनता है कि वह कौन है कि दोनों सदनों में वो बोल तो सकता है, बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता। तो वो आपका कौन सा होता है, महान्यायवादी होता है। तो महान्यायवादी बोल सकता है, बैठक में भाग ले सकता है, वो चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो या दोनों लोगों की क्या हो, संयुक्त बैठक हो, लेकिन उसको मताधिकार नहीं कर सकता, मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मताधिकार का प्रयोग उनको होता है जो राज्यसभा या लोकसभा के क्या हों, सदस्य हों। तो ये लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसीलिए इसको मतदान करने का अधिकार नहीं होता। क्लियर है यहाँ से। अब देखिए यहाँ से इसकी कुछ लिमिटेशन है, कुछ इसकी क्या है बाध्यताएं हैं, ये क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या नहीं कर सकता। ठीक है, देखिए सरकार का ये पूर्णकालिक वकील न होने के कारण ये निजी वकालत तो कर सकता है। ठीक है, ये सरकार का कोई निजी, ये मतलब परमानेंट वकील नहीं होता है। एक प्रकार से सरकार का वकील है लेकिन परमानेंट तो नहीं है। तो अगर ये परमानेंट नहीं है तो ये कंडीशन होती है, कुछ कंडीशन में ये निजी वकालत कर सकता है। तो निजी वकालत में ये पहली कंडीशन, अगर मामला आपराधिक मामला होगा तो बिना जो है अनुमति के, राष्ट्रपति की अनुमति के, ये उसका मुकदमा नहीं लड़ सकता। दूसरी चीज, भारत सरकार की तरफ से अगर कोई बात जाती है तो उसके विरोध में ये बात नहीं बोल सकता, भारत सरकार के विरोध में नहीं बोल सकता। तीसरा चीज, ये कोई कंपनी हो जिसमें भारत सरकार का शेयर 25% होता है, भारत सरकार का शेयर 25% है, तो उस कंपनी में ये डायरेक्टर का पद नहीं ले सकता। तो इस तरह से यहाँ से बात क्लियर हुई कि ये आपका जो आपका भारत का महान्यायवादी है उसकी कुछ पावर है और कुछ उसके क्या है लिमिटेशन है, और उसको बनने के लिए तो देख लीजिएगा यहाँ से सर्वोच्च अधिकारी है, भारत सरकार को विधिक मामलों में सलाह देता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। ठीक है, और इसका जो कार्यकाल होता है फिक्स नहीं होता, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कहते हैं इसलिए क्योंकि फिक्स नहीं है, राष्ट्रपति जब चाहता हटा सकता है। लेकिन परंपरा अभी तक चली आ रही है क्या कि अगर मंत्रिपरिषद त्याग पत्र देता है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हटना पड़ेगा। अब चलिए यहाँ से इसका वेतन क्या होता है, तो इसका वेतन फिक्स नहीं होता, राष्ट्रपति इसका वेतन क्या करता है, पारिश्रमिक निर्धारित करता है, वही इसको मिलता है। अब बताइए इसकी योग्यता क्या है, इसकी योग्यता वही योग्यता है जो सुप्रीम कोर्ट के वकील बनने की योग्यता होती है। ठीक है, 124(3) में दिया है कि 5 साल अधीनस्थ न्यायालयों में वो जज हो या 10 साल वकालत का अनुभव हो। ठीक है, और राष्ट्रपति के नजर में वो विधि का अच्छा जानकार हो। एक कंडीशन ये भी हो कि राष्ट्रपति ये मान ले कि ये विधि का अच्छा जानकार है। क्लियर है, इसके कुछ पावर हैं, कुछ अधिकार हैं।
पहला पावर ये है, राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित मामलों में विधिक सलाह दे सकता है। 143 के तहत जो होता है ये भारत सरकार का नेतृत्व करता है। ठीक है, भारत के सभी न्यायालयों जो हाई कोर्ट हैं उसमें आप सुनवाई का इसको अधिकार है। 88 के तहत सदन के दोनों सदनों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता। क्लियर है। अब पूर्णकालिक न होने के कारण ये क्या करता है, निजी वकालत कर सकता है, लेकिन कंडीशन आपराधिक मामला ना हो, भारत सरकार के विरुद्ध का मामला ना हो, और कंपनी जो भारत सरकार द्वारा जिसमें 25% शेयर हो उसमें ये डायरेक्टर नहीं हो सकता। चलिए, जय हिंद।